कि भाई ये जो डेट पाइल होता है ये कैसे होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स एक तरीका है, अगर आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है आप उसको अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट डेट देते हैं तो वो भी एक तरीका होता है। कोविड हुआ, कोविड का सब बैंक बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, मसले हो गए, लोग मूवमेंट नहीं कर पाए, इकोनॉमी डाउन हो गई। इकोनॉमी को बचाने से अब जैसे पीआईए, इसका हिडन जो एसेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफी सदियों से लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि पीआईए ओन्स द लैंड रूट्स। तो wherever you want to land by a plane in Pakistan or take off from। बहुत महंगाई हो चुकी है, हर चीज महंगी हो चुकी है। आम आदमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बिकॉज ग्लोबली वेज रेट जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। उसमें में वो पूरी कॉर्पोरेशन एंगेज्ड है। मेन ड्राइविंग फैक्टर होता है समथिंग कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लसेस। फिस्कल क्या है भाई? आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो फेडरल हुकूमत है, बेसिकली एग्रीगेट हुकूमत, वो जितना खर्च करती है एक ड्यूरेशन में वर्सेस वो कितना जनरेट टैक्स रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जनरेट करती है। इंटरेस्ट रेट से कैसे, क्यों मुझे याद पड़ रहा है कि 2022 में शायद एक मसला चल रहा था यूएसए में कि वी वर नॉट स्पेंडिंग मोर, दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट रेट वाज कट डाउन। तो आप सोचें कि अगर आपकी इकोनॉमी एक खाली पूल, सम पूल यू अंडरस्टैंड से मिनट राइट, और खाली पूल है तो उसके अंदर आप कितना पानी डाल रहे हैं, जितना पानी डालेंगे उतना इज यू नो इट मींस दैट बिजनेस एक्टिविटी कैन हैपन। कुछ ज्यादा डालेंगे तो लहरें ऑल दैट, तूफान भी हो सकता है, द तूफान ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत कम डालेंगे तो मतलब Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। जी चांद वेलकम बैक टू द ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो एक दफ़ा बेर अली। कैसे आप बेटा? ठीक ठाक आपने? अल्लाह का शुक्र। अली, लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट की थी, वी डिस्कस द रीसेंट जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंजेस हुई हैं, जो न्यूज़ हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है या वो वजूहत है जिसके वजह से हमें लग रहा है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। बट मैं चाहता हूँ आज हम थोड़ा पीछे जाएँ माजी में और हम बात करें कोविड की, और कोविड के बाद क्या हालात हुए और क्या चल रहा था उस टाइम मामला एज फार एज द फाइनेंशियल implications is concerned. I will of course cover the rest of the news. You go on and start with the financial कि क्या चल रहा है। श्योर, बिल्कुल। तो जैसे कि सबको पता होगा, कोविड हुआ, दुनिया जहां में लॉकडाउन आए, एंड जाहिर सी बात है ये एक रेस शुरू हो गई जिसके अंदर हम एक वैक्सीन ढूंढ रहे थे और मतलब ग्लोबल डेथ नंबर को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ऐसा वाकया शायद पहले 1918 कब हुआ था स्पेनिश फ्लू? हाँ, 1920 से कुछ हो रहा है ऐसे अबाउट 100 ईयर्स अगो। तो इसमें बहुत सारी शेकअप्स हुए हैं। इसको इकोनॉमिक्स में लोग कहते हैं एक्सटर्नल शॉक्स, ठीक है, या एक्सोजेनस शॉक्स टू द सिस्टम। और मैं जिस तरह अभी बात कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, किसी एक मुल्क या सिर्फ अमेरिका या यूरोप या चाइना की बात नहीं कर रहा। तो दुनिया जहाँ में थोड़ा सा अगर बैकड्रॉप दूँ, लेट्स जस्ट गो प्री पैंडेमिक विच वी कैन सेफली से चले 2018, ठीक। तो दुनिया जहाँ में थोड़ी सी रेमनेंट्स ऑफ द 08 रिकवरी के बाद वाली जो मैक्रो इकोनॉमिक हालात थे कुछ ऐसे थे कि अगर आप टोटल पब्लिक डेट देखें दुनिया में सारे गवर्नमेंट्स का कंबाइंड पब्लिक डेट मीन हाउ मच डू गवर्नमेंट्स ओन, तो वो स्टेडली ऑन द राइज था, रफली अराउंड 68 ट्रिलियन यूएसडी, सॉरी 69.6 ट्रिलियन यूएसडी, ठीक। और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, मगर जैसे ही कोरोना हिट, it was about, you know, it exploded from 72 trillion in 2019 to 2020, sorry, to 86.5 trillion in 2020। और इस 86 में तो फिर 38 तो अमेरिका में होगा ना। 38 अभी रिसेंट 2025 की फिगर है, नहीं उसे अच्छा खासा हुआ होगा। 86.5 ट्रिलियन में नियर 20 और अबव 20 मोड हैव बीन अमेरिका। ऑफ कोर्स अमेरिका द biggest economy, they also have the biggest outstanding sovereign debt by। तो आप कह रहे हैं कि 18 से लेके 25 तक ये चीज़ जो कितने पे हमें बताया सेशन है 69 पे शुरू हुई थी एंड देन इट crept up to 86.5। और वो ये वाहिद इंडिकेटर है जो स्लो डाउन नहीं किया है, हर साल उसने सिर्फ इंक्रीज मारा है। 92 trillion 2021, 94 in 2022 onwards, मतलब it's not stopping such that by the end of this year it's estimated to be 101.5, तो 100 ट्रिलियन तो क्रॉस कर रही है। ओके, ग्लोबल डेट जो है, ग्लोबल डेट। और ये एक बार ये फैक्टर होता है। अच्छा, इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर अगर हम आ जाए तो बहुत से तरीके होते हैं, बट मेन मोड एक ही चीज़ होती है, विच इज़ आप जैसे जानते हैं ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स से कैसे, ठीक है, उनके हर का मुल्क में मुख्तलिफ नाम होते हैं, बट वेगली स्पीकिंग ट्रेजरी बॉन्ड शॉर्ट टर्म टेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म इज अप टू ईयर, लॉन्ग टर्म इज एनीथिंग अबव दैट, कैन गो अप टू 10-20 ईयर्स, ठीक है।
इसको बॉन्ड मार्केट भी कहते हैं। अंग्रेज बहुत पहले इसको किल्ट मार्केट कहते थे, GILD, किल्ट मार्केट, ठीक है। और ये काफ़ी सदियों से, दिस इज समथिंग यू कैन कमेंट ऑन, hundreds of years in Europe, the royal families sort of acted as the what central banks do right now. Central banks have many roles. One is lender of last resort, कि जब सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई बैंक्स नहीं लैंड पा रहे, अमीर लोग नहीं लैंड कर पा रहे या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर सेंट्रल बैंक स्टेप इन एंड दे इंजेक्ट स्टिम्युलस इनटू द इकोनॉमी। ये आपको न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलेगा, स्टिम्युलस पैकेज, स्टिम्युलस ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली व्हाट इट मींस इज दे फाइंड अ वे in within the accounting terms to be able to make more money on the books, ठीक है, or is backed by something or the other, it should be, and then that money just goes into a bank, which further goes into companies and people's hands through consumer debt या high net worth individuals borrow money। और ये करते कराते एक्सपेक्टेशन ये होती है कि स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ने से आपकी बिजनेसेस स्टम्प नहीं होंगे, ये रिसेशन को अवॉइड करने का तरीका होता है। ठीक है, सो फर्स्ट आप पे फर्स्ट पॉइंट पे आपको होगा एक समराइज करता हूँ, फिर वी कैन मूव फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। पहले आपने बताया कि जो 2018 से आफ्टर कोविड एक बहुत बड़ा जंप आया, एक चीज़ जो 69 बिलियन पे थी वो अभी 100 क्रॉस हो रही है। यस, 69 ट्रिलियन। 69 ट्रिलियन भी बन रही, हाँ सॉरी ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इज 1000 बिलियन, एग्जैक्टली 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर। एग्जैक्टली वो मतलब इसलिए कर सब बढ़ गया ओवर डेट। व्हाट्स द सेकंड इंडिकेटर व्हिच द सेकंड इवेंट से द फाइनेंशियल एप्लीकेशन ऑफ कोविड। तो इसी से अब थोड़ा बैक ट्रैक करूंगा कि भाई ये जो डेट पाइल होता है ये कैसे होता है। तो ट्रेजरी बॉन्ड्स एक तरीका है, अगर आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, आप उसको अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट डेट देते हैं तो वो भी एक तरीका होता है। एंड शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स मे बी इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन या इफ इट्स से अ पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन that is supplying some service or good to a government. So at times the government, it can be a state government in the case of United States, or it could be the federal government of any economy. Sorry, ये सब इंग्लिश में ज़्यादा जा रहा है। वो करते क्या है, वो guarantees issue करते हैं, sovereign guarantee, credit guarantee, FX guarantee, whatever kind of guarantee. Say it's kind of like an insurance policy saying कि यार if this guy can't pay, we'll pay on his behalf. If this company can't pay, तो वो भी एक तरह से पब्लिक डेट के अंदर अकाउंटिंग में आ जाता है। बट द मेजर चंक इज, जैसे मैंने कहा, बॉन्ड मार्केट, ठीक है। तो मेरा इस पे सवाल है जो आप जी इसमें चीज करना चाहता हूँ मैं, इससे पहले आई फॉरगेट बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एक्सट्रीमली हाई लेवल फाइनेंशियल मामलात है, टॉम वो थोड़ा मैं पॉइंट इसमें ऐड कर दूँ। आपने जो ये बात की कि एक तो जो ट्रेजरी वाला ट्रेजरी बॉन्ड इशू करके या सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं पाकिस्तान में, वो इशू करके वो रेट ट्रेस करता है अपने पास, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, बहबूद, ये सब दी और हाँ सब कुछ वो करके। उसके अलावा आपने कहा कि वो वाले डेट भी इसमें ऐड होते हैं जो कि ऐसी कंपनीज के उसके ऊपर होता है, इसकी गवर्नमेंट ने सॉवरेन वो दी होती गारंटी। अब डज इट इंक्लूड द सर्कुलर डेट ऑफ द कंपनीज ट्रेड ओन कंपनी? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे कॉल इन फाइनेंशियल टर्म्स प्रोप्राइटरी रिस्क, कि किसकी बुक पे रखा हुआ है। तो अगर वो एक डिस्को के बुक पे रखा हुआ है, विच आई इमेजिन नहीं होगा, ये पब्लिक इज द होल वैल्यू चेन फ्रॉम इम्पोर्टर ऑफ ऑयल और इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इक्विपमेंट ऑल द वे टू IPPs और जेनकोस, या इन आर केस वापडा जो करता था, विच वॉज लुक आफ्टर हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं डैम्स। तो इन सब का वैल्यू चेन आता है। फिर आता है कि बीच में NTDC एंड नेप्रा विच आर दी इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड प्राइसिंग रेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ इट। इस साइड पे EDB आता है जिसके अंदर वो सोलर एंड विंड फार्मिंग का भी प्रोडक्शन होगा into this network that distributes, ठीक है। और फिर एंड में आप आते हैं डिस्कोज, which are just the front face. The discos in this sort of analogy are like, जैसे आपके फ़ोन में ऐप होता है ना, वो डिस्को है, मगर बैक एंड पे जो NTDC और नेप्रा है वो है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या सैमसंग का फ़ोन है या नोकिया का फ़ोन है, वो स्टफ। तो बिल्कुल एंड पे, मतलब इनपुट साइड पे वो बिजली है, फ़ोन में बिजली और डेटा भेजते हैं, वही उसी पे चलता है, या वाईफाई भेजते हैं उसी पे चलता है। तो सॉरी, सर्कुलर डेट येस वुड काउंट, इट डिपेंड्स ऑन द बुक। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट की ही बुक पे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बैक एंड पे अगेन जब भी आप इंपोर्ट करते हैं तो आपका सेंट्रल बैंक या फेडरल गवर्नमेंट इशू करता है अगेन अ गारंटी सेइंग कि भाई वी विल पे फॉर योर ऑयल, इट्स जस्ट दैट वी माइट नीड सम टाइम। तो PSO का डेट है, PSO ने चाहिए सप्लाई किया, लेट्स सपोज, चलो PSO तो ये तो उसका रिसीवल हो गया, बट अगर PSO, चलो PSO इज नॉट अ गुड एग्जांपल, लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टील मिल्स है, या फॉर एग्जांपल PIA थी, अभी रिसेंटली वो बिकी है, उसका 3 डेट खड़ा हुआ है। तो इस तरह हर कंट्री में गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन डेट होगा जो बेसिकली PIA ने पैसे देने PSO और ऐसा। यस, बेसिकली आप you've done you're an ACCA, तो you know the
very simplest accounting principle of receivables less payables, right? So when your payables are outrunning, even in the short term, your receivables. Well, that situation basically. Yes. So you are in a cash flow tight situation. Your liquidity is going down. और ये स्टेट कॉर्पोरेशन यूजली इसलिए होता है क्योंकि स्टेट ओन एंटरप्राइज नोटिस कीजिएगा, वो एक मोनोपोली के तौर पे बनाई जाती हैं फॉर अ रीज़न. अब जैसे पीआईए, इसका हिडन जो एसेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी सदियों से लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि पीआईए ओन्स द लैंड रूट्स. तो वेर एवर यू वॉन्ट टू लैंड बाय अ प्लेन in Pakistan or take off from whichever airline in the world you are, whether it's domestic Pakistani airline or international airline, you need to get permission for PIA and you pay rentals for those routes depending on कितना frequency या जो भी, also वो कहाँ से आ रहे हैं, all that shit. तो sorry. तो उसका जो होता है वो एक मोनोपोली फ्रेमवर्क के तौर पे उसे डिज़ाइन करते वक्त उसे इंस्टॉल किया जाता है. स्टीवेंस भी ऐसे है. इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान और एनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये यूरोप का रिवाज है. जब सेंट्रलाइज प्लानिंग इकोनॉमी होती थी, विच आई थिंक वाज द होल ऑफ द 1900s, रफली स्पीकिंग, तो कम्युनिस्ट का भी यही था. प्रीटी मच दैट इज फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज. तो जैसे स्टील मिल क्यों इजाद हुआ था? इट वॉज सो दैट पाकिस्तान इन टाइम्स ऑफ वॉर would have a steady supply of manufactured steel for tanks and guns and what knows what when you're fighting a war, because you can't depend कि आप कोई और आपके लिए weapon भेजेगा या खरीदेगा, वो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, आपको weapons वो बेचेगा भी, all of that that comes into play. तो और ये बाकी दुनिया में भी है. अब जैसे good example, thank you for going on this tangent. Recently last year की बात कर रहा हूँ, 2025 is still not over. Federal government of America, it experienced another shutdown. I think the 11th or 12th shutdown, which has happened in the last 3 decades, more frequently than any other time. तो वो इसीलिए हुआ था because the government could not finance their short-term receivables. यहाँ तक कि मैंने सुना है कि even federal government employees who were working were getting salaries at a delay of 2-3 months. ऐसा ही. तो which is scary. और ये आप अमेरिका की बात कर रहे हैं. It's no joke कि नोट छाप रहा है खुद. नोट छाप रहा है और उसको अपने फेडरल गवर्नमेंट्स को पे करने में मुश्किल हो रही थी. तो इट वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट शटडाउन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, विच आल्सो डिलेड द जॉब्स डेटा रिपोर्ट, विच आल्सो क्या कहते हैं, अभी रिसेंटली जो इकोनॉमिक डेटा रिपोर्ट, डेटा या कौन सी रिपोर्ट आई थिंक इंक्लूड्स इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, दैट हैज आल्सो बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन whether it is or whether it's just because people were not there to work and actually put in the hours, who knows. मगर yes, ये बहुत ही relevant चीज़ है with regards to the overall state apparatus. तो let's summarize 2 points again. First was the global debt is burden. आपने बता दिया कि सिचुएशन में से 100 कॉस्ट हो गया 18 to 25. सेकेंड आपने बताया है कि जो ग्लोबल डेट बर्ड है वो बेसिकली उसकी 2 वजह है. एक तो एक क्रेडिट सर्टिफिकेट से जो वो मीडियन है उसका, वो उसका मोड है कि हाँ वो मोड जिसमें फेल ट्रेजरी बॉडी ऐसे वैसे प्रिंट कराए हुए हैं गवर्नमेंट से दुनिया भर में. अमेरिका लीड कर रहा है उसको और लोग खरीदे जा रहे हैं और गवर्नमेंट का डेट बढ़ता जा रहा है. दूसरा क्या होता है कि जो हर कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी आपस में डेट खड़ा हुआ है जिसकी वजह से फर्दर डेट बढ़ रहा है. लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट. बेसिकली ये आई थिंक पहले पॉइंट के 2 आपने और एक्सप्लेन कर दिया कि वो डेट क्यों बढ़ रहा है. अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं. तो सेकंड पॉइंट मैं यही कहने वाला था कि the contributing factor to global debt, sorry, specifically public debt, but not we are still on global debt now. no, the second factor I'm talking about is actually something that creates the public debt. Okay. One small digression note: public debt or private debt में क्या फर्क है? Private debt is, for instance, you, me, or businesses, if they take loans, that's private debt, right? It's about who it's owed to. Sorry, who owes it. So private enterprises or private individuals owe it. Is private debt. If a government owns it directly it's public debt. ठीक है. तो इसका मेन ड्राइविंग फैक्टर होता है समथिंग कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लसेस. फिस्कल क्या है भाई? आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो फेडरल हुकूमत है, बेसिकली एग्रीगेट हुकूमत, वो जितना खर्च करती है एक ड्यूरेशन में वर्सेस वो कितना जनरेट टैक्स रेवेन्यू या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू जनरेट करती है. ठीक है. ये भी दुनिया जहाँ में इफ आई गो इनटू द इंफॉर्मेशन, ओवरऑल our fiscal deficits as a percentage of global GDP. Okay, can you pause and edit this out later? No, you read it out from the phone. Nobody can remember all these numbers. Man. Fiscal balance, sorry, yes. Was initially, okay, sorry. No, as in you can edit that portion a bit out. Whatever the fuck, okay. Percentage of global GDP, which is fiscal. So most of the
global economy has been in something called fiscal deficits. You can still have आफ्टर कोविड है नहीं before COVID 2018 की बात अगर ओवर कोविड yes and this is since 2008 pretty much when that cataclysm happened ये वो एक अलग पॉडकास्ट है by the way ठीक है तो 2018 से आपका -3.6 था so that means दुनिया जहाँ का अगर एवरेज लें तो गवर्नमेंट्स वर स्पेंडिंग मोर और क्या कहते हैं देन दे वर अर्निंग and that deficit was coming to 3.6% of their GDP ओके ठीक है और ये ग्लोबल जीडीपी की बात हो रही है तो दिस -3.6 इज राइट बिफोर कोविड 2018 yes. ओके ठीक Then 3.9 in 2019. In Corona 2020, it spiked from -3.9 to -10.2. So 10% of your annual GDP was how much, there was a shortfall in government एवरेज ओवरऑल वर्ल्ड in the world. Yeah. So that doesn't mean governments weren't in fiscal surplus. Maybe some countries were. But overall average दुनिया की अगर देखें तो governments are running deficits. And this might be because they were printing so much money to sustain the economy. Every country was launching their own service package for their own economies. Yes, and thank you for actually highlighting this. So इसको भी supply Because even Pakistan printed a shitload of money. every economy did. And the primary printer was America. We spoke about this last time as well. The idea is कि भाई when businesses are shutting down, tax generation goes down as well. ठीक है अगर आपकी मुल्क की कोई भी रिसोर्सेज हैं जो आप बेचते हैं जैसे हम ये गोल्ड और कॉपर बेचने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू रिको डीकन सैंडक तो वैसे भी पॉलिसी करते हैं etc. So these resources might also not be in high demand when the economy just handbrakes and stops, right? So the demand for goods overall decreases. So what tends to happen is tax revenue plummets even faster, right? Growth आपकी भले आहिस्ता से slump हो रही होगी शायद on accounting terms, nominal terms में, मगर आपकी overall tax revenue will take a hit even earlier. So that leads to drastic measures and usually it's an economic slowdown when governments anyway need to spend more. क्यों? क्योंकि जब बेरोजगारी होती है या महंगाई होती है तो उन्हें सब्सिडीज देनी पड़ती है खाने पे ठीक है जैसे हमारी आवाम को मिलता है जैसे पंजाब में हुकूमत आई थिंक टू दिस डे शायद 10-15 रुपए की नान जो यहाँ 20-25-30 की है right? तो ये होती हैं सब्सिडीज अमेरिका में हैंड आउट्स देते हैं यूरोप और यूके जैसे मुल्क में तो कब से जस्ट इफ यू आर अनएम्प्लॉयड यू एनीवे हैव बेनिफिट्स सो ऑन सो फोर्थ some countries might have also given energy subsidies Pakistan was one of them which is why 2 years ago अगर आपको याद है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स क्यों इतनी अचानक से बढ़ रहे थे सेम कंजम्पशन बिल बस बढ़ रहे वो सिर्फ डेट रिकवरी नहीं थी वो इसलिए हिसाब में ये भी थी कि वो सब्सिडीज उससे निकाल रहे थे सर्कुलर डेट वाली सिस्टम से ना वो सब्सिडीज पुल आउट कर रहे थे बिकॉज सब्सिडीज वर नॉट रियली नेसेसरली हेल्पिंग द सर्कुलर डेट लेवल राइट सस्ते में अगर आप बिजली बेच रहे हैं लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे और उससे सर्कुलर डेट मजीद और बढ़ रहा था या कम से कम सस्टेन हो रहा था उससे तो स्टिमुलस पैकेज को तो हम यही बोलोगे वैसे ये वो क्या कहते हैं वो जो पेशेंट को देते हैं इंक्यूबेटर भी डेट आईसीयू लास्ट तो अगेन जो हमारा एक डेट का सिस्टम है जो हमारा एक जायनेस सिस्टम है ये तो कभी सर्कल है चलता रहता है स्नेक दैट ईट्स अब आई थिंक वो सर्कल इतना बढ़ गया दुनिया भर में फटने वाले हैं कम पता नहीं कब फटेगा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अच्छा सलमान आपने डेट की बात की डेट क्यों बढ़ रहा है पब्लिक डेट की बात की प्राइवेट डेट और पब्लिक डेट का आपने डिफरेंस बता दिया ये तो हमने आपने बता दिया कोविड के टाइम के पहले के हालात क्या थे डेट इज कंसर्न डेट के अलावा और क्या आपको लग रहा है कि कोविड के बाद ये फाइनेंशियल मैट्रिक था ये चेंज हो थैंक यू वेरी मच अच्छा तो बेसिकली अ वेरी रेलिवेंट इंडिकेटर इन ऑल ऑफ दिस विद रिगार्ड्स टू द फिस्कल डेफिसिट कंपोनेंट व्हिच यू ऑलरेडी हाइलाइटेड इज दैट बॉन्ड्स हैव टू बी बॉट उनको खरीदना पड़ता है दो किस्म की परचेसेस हो सकती है या तो फिर एक प्राइवेट एंटरप्राइज इंडिविजुअल खरीद सकता है आप में पीपल भी आगे खरीद सकते हैं डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं अमेरिका में भी और कंपनीज भी खरीद सकती हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ठीक है उन्होंने अपनी लिक्विडिटी उठा के गवर्नमेंट को दे दी कि ये ले आप बाद में हमें रिटर्न दे दीजिएगा ठीक है ना बट एक सॉरी टू इंटरप्ट यू इससे बहुत मुझे फील हो रहा है कि जब गवर्नमेंट ने स्टिमुलस के पैकेजेस दिए इवन आम तक भी पैसे मिले आई थिंक नवंबर करता हूँ मैं पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में खैर पैसा नहीं मिला स्टेट बैंक से बट यूएसए में काफ़ी लोग जिनकी जॉब्स वगैरह गई थी उनको गवर्नमेंट ने पैसे हैंड आउट दिए और ठीक ठाक दिए और उनको मिलते जा रहे हैं कुछ लोगों तो ये था कि हायरिंग फीस जो मतलब जो लोगों को फायर कर रहे थे गवर्नमेंट ने उन कंपनीज को बोला भी नहीं करो फायर हिस्सा भी कुछ हुआ है यस सो इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड होम और जब बंदा सोच बात घर में बैठते खर्चे कम होते हैं अगर उसको सब बेसिक चीज़ें पे करनी होता है मोर यू वेट आउट ऑफ द हाउस मोर यू लाइक यू नो अब वर्क फ्रॉम होम भी आ गया तो वर्क फ्रॉम होम भी रिड्यूस हो गया अब लोगों के खर्चे तो कम हो गए बट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गिर गया पाए के खाने गिर गए हॉस्पिटैलिटी
हॉस्पिटैलिटी तो ये सारे खर्चे अब इंसान के कम हो गए लेकिन इनकम तो वही थी, तो मेरे ख्याल से उन्होंने भी फर्दर बॉन्ड खरीदे होंगे, yes. Okay, so तो फॉरवर्ड रेट बढ़ा होगा। you are highlighting a very important mechanism right here, right? Which is के who buys that debt? और ये सवाल जो लास्ट ने पॉडकास्ट में किया था ना, वो वही सवाल अभी उठ रहा है on the treasuries that US is selling, right? And that's why we're worried about the following year. दो आपकी institutions खरीद सकती हैं if they're very rich, if they're big corporations, जैसे अमेरिका में अभी हो रहा है, या अगर आपके overall household income is what two private families, private individuals have in their hands, right? So that is also a component. But what was happening more so than anything else was the public financing itself when it came to this, which is through some magic. I can't exactly describe the details, but it's essentially, in short, new money is printed, right? The central bank can do this through something called open market operations, which is okay. They just make money pretty much from thin air, ठीक? And money is created and parked in these treasury bonds, ठीक? And but how do they do it? They supply the existing banks with the liquidity, and this existing banks in roundabout fashion, directly indirectly, will either directly buy T-bills, PIBs, or they'll lend it to a company that will buy T-bills, PIBs, right? Or they will give you a consumer loan, or they'll give you a credit card, and when that it frees up liquidity. If I and you have a credit card that frees up liquidity, I have some savings, and then I'm more likely also to buy T-bill, PIB. But even if you just have excess liquidity, say you're spending shifted to a credit card, और आपकी जो income होती थी वो बस अभी account में बैठता है, तो back end में बैंक क्या कर रहा है, उसका certain percentage in the form of its SLRs, I think they call it statutory liquidity requirements. उनकी कुछ requirements होती हैं in which the central bank makes them purchase for their total deposit, I think 15% in government bonds, T-bills, PIBs, and I think the short-term predecessor is probably T-bills, और फिर 5% of it in cash. तो वैसे भी राउंड अबाउट जैसे आपने कहा ना, इट्स लाइक अ बिग स्नेक दैट्स ईटिंग इटसेल्फ वॉकिंग, इट्स अ बिग स्नेक बट इट्स गॉट 3 हेड्स. एक डायरेक्ट है कि अच्छा वो प्रिंट करके टी-बिल, PIB खरीद दिया, एक ये कि कंपनीज को दिया, कंपनी ने राउंड अबाउट किया, ठीक है, या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज ने किया तो उसका भी नेट इम्पैक्ट वही पब्लिक डेट में आ गया, या आपने प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दिया और अगर उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी है तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टी-बिल, PIB को ही फाइनेंस कर रहे होंगे. इवन इफ दे डोंट डायरेक्टली बाय टी-बिल, PIBs, वो अगर बैंक को देते हैं, उसके अकाउंट में रखते हैं, तो बैंक बैक एंड पे इसी से कमाएगा, वो उठा के टी-बिल, PIB खरीदेगा, रिस्क फ्री रिटर्न. अच्छा, मेरा इस सिक्योरिटी सवाल ये है कि जब कोविड के टाइम स्टिमुलस दिया गया, आम लोगों को घर बैठे पैसे मिले, अमेरिका की बात करते हैं क्योंकि अमेरिका में जो होगा दुनिया भर में वही होगा इवेंचुअली. अच्छा, अब हुआ ये कि लोगों का पैसे आ गए, उन्होंने सेविंग स्टार्ट कर दी, उन्होंने पैसे पार्क कर दिए. अब मनी सप्लाई, मुझे इंटरेस्ट के बारे में बताएं. इंटरेस्ट रेट्स जो थे यूएसए से अगर हम स्टार्ट करें, इंटरेस्ट रेट का पहले आप बताएं, फिर उससे मेरे फर्जी 2 सवाल हैं कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट से कैसे, कि वो मेरी याद पड़ रहा थी 2022 में शायद एक मसला चल रहा था यूएसए में कि पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मोर, दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट रेट वाज कट डाउन. शुरू में, लाइक कोविड के शुरू में, उसकी वजह से क्या हुआ था, स्पेंडिंग बहुत बढ़ गई थी, फिर एक साइड में इन्फ्लेशन आ गई थी. So the interest rates were already near zero. They were below 2 for most globally, most OECD economies, most developed Before COVID. pre-COVID. Yes. ठीक है, and that is in fact the next indicator I was anyway going to. They were 0 to 2 for a reason. Since 2008, they were doing something called quantitative easing, yeah, expansion of the economy, which is keep interest rates low so that it's easy for you to, क्या कहते हैं, number one print, ठीक है, विदाउट इट इंक्रीजिंग डेट सर्विसिंग कॉस्ट. सो आपका प्रिंटिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट फिजिकली नहीं आएगा, गवर्नमेंट को द इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, जो भी, सो ऑन सो फोर्थ. So that's one factor. Number 2, with low interest rates, corporations can take loans with these, they can expand with these, which means usually should mean new jobs, but डिमांड बेसिकली पुल हो जाएगी ना, डिमांड पर इन्फ्लेशन इवेंचुअली रीच तो वही हो जाएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी, लोग I'll get to that. चीज़ें और बढ़ जाएंगी. In short, there are multiple mechanisms. I'm highlighting all 3 mechanisms basically. So low interest rates also mean for someone like you and I, if the interest rates are low, banks are giving low return on deposits. So when you're anyway getting low return, you'll do one of 2 things. You go like, yaar, return is selling well, why don't I spend more? Why don't I go shopping on the Raz or Amazon or whatever, buy Netflix subscriptions or whatever, so on and so forth. Yeah, they'll go for alternative investments, right? We just pull that money out, buy gold, or maybe put it in the stock market, right? Or maybe, okay, the interest rates are low, I'm at that phase of my life where I want to buy a car or buy a house, so I'll take a home loan or car loan. ठीक है, तो ये भी मैकेनिज्म है. और बट
usually for economies like Pakistan or the emerging markets, the developing markets as they call them, emerging markets are part of developing markets. It's supposed to spur on not aggregate demand, but supposed to encourage businesses. Right? That's the idea because our consumption patterns in country like Pakistan, हमारी consumption जो होती है, ये interest rate से इतनी link नहीं होती. आप अंडा डब रोटी दूध खरीदेंगे regardless of what the interest rate is. Right? Our consumption patterns aren't as high value and high end जैसे western economies में है, जिससे interest rate से impact ये पड़ता है on the decision along the lines of yeah, should I buy the next iPhone? I don't have an iPhone, but America it's common. Or even here it is one thing, but over there for them this matters because most of them will buy it on credit cards or buy now pay later sort of models, so on and so forth. Or should I get the new car or whatever? Or should I shop more this year? Or should I go out for a vacation or not? Should I save the money? Those sort of decisions impacted their more. And their economy is largely consumer. Not Europe, America's is. Over here, that decision doesn't impact the consumer much. It's more so for the business community. Right? It's intended to be for the business community. In America or Western economies, it's consumption. ठीक है? और interest rates का ये intent होता है, मगर उसका tool जो है वो अब over time in this 7-year period बहुत blunt हो गया है. In that seemingly the only thing they can now only aim for is the first thing I was telling you about, which is debt servicing cost on the government's book. They seemingly do not care about what is doing to businesses, and it's not really stemming aggregate demand enough for inflation to come. ड्रेस से डिमांड को चाहते थे पहले, पेट्रोल करती थी, कब करती थी, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाती थी. इससे ही अदर इसको इस्तेमाल किया होता है पर इकोनॉमिक मैट्रिक के तौर पे वो साइड में हो गई है. वो पर्पस बेसिकली सर्वाइवल है, और जो बेसिकली इंटरेस्ट कॉस्ट है डेट के ऊपर, उसके बचने के लिए इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे की जा रही है. जी, वो सभी बिल्कुल. तो मतलब जब भी आप देखिए न्यूज़ में, आपकी पॉइंट से मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप न्यूज़ में ये देखें कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा है, इस बेसिकली गवर्नमेंट इटसेल्फ सेटिंग अप, स्पेशली अगर यूएस की बात करें, बिकॉज उसका इंटरेस्ट रेट होगा दुनिया भर का इंटरेस्ट रेट वही होगा, वो डॉलर में ही प्रिंट होगा. It is usually the base rate, कह लें, threshold rate that was of concern. That's what the global banking system looks like. Because that is what, number one, the denominations for most investments are. A lot of liquidity. If you want to invest in another overseas country, you will tend to take a loan from American banks or other banks in American dollar. Japan se bhi lete hain, etc. All of that, but ye number 2 hai. The second factor, and then of course there are also people who want to buy assets in America. The interest rate की जो relevance to the rest of the economy होती है अमेरिका में, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज हो या उनका ओवरऑल प्राइस हो, तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है. और अभी रिसेंटली क्या कहते हैं, the Fed has actually decreased the interest rate. I don't know if you heard about that. 8.25 कराया था एक. Basically stimulate demand to fight against the Again it comes down to simple debt servicing cost. If you think about it, the recent government shutdown and the Trump introducing stable coins and all of that into the fold of, you heard of the Genius Act? Very good read up on it if you can go through Wikipedia or watch a YouTube video on it. तो Genius Act is basically कि जो सारे cryptocurrencies और stable coins based in America हैं, they need to ensure that most or a big portion of their liquidity, right, which is कि उन्हें पैसे मिले for selling a coin or whatever cryptocurrency, it needs to be invested in either US government bonds or some US denominated asset. With this, they are fighting de-dollarization, which is what we spoke about last time. ठीक है, फिर de-dollarization बहुत बढ़ गई है. It went from, I think, almost 70%, 70 years ago, 55, 58, whatever, yeah, that in the sub 60 margin. तो ये बहुत ही आपने अच्छा इंडिकेटर ब्रिंग अप किया है. एंड देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट गो इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, बट नाउ द seemingly the most important factor is this debt servicing cost, and also के trust and confidence in the financial system ज़्यादा shake now. ठीक है, I already told you last time, I'm telling you again, the all three credit rating global credit rating agencies ट्रेंडिंग थोड़ी कम कर दी. जी, so America government debt is no longer the best asset. It's not risk free, right? Another turning point was Japan's inflation has been sticky enough such that they have also increased the interest rate from, I think, near zero or negative to positive, which has an impact on the rest of the world. मेरा सवाल ये कि राइट बिफोर कोविड जो इंटरेस्ट रेट थे आपने वो बता दिए हुए, हमने जब आपने एक्सप्लेन कर दी, जब कोविड आया इकोनॉमीज बंद हो गई, ट्रैवल बंद हो गया, so they went even low, they reduced it. Like as I was talking about it, I was in fact going to quote the average figures. So
it's very ये आप बता रहे थे exactly so that's the most now okay policy interest rates around the world ठीक है and this is weighted as a proportion of how big their economies are. ये बेसिकली सलमान सॉरी अली भाई बता रहे हैं आपको कि जो सूद की शरह थी दुनिया भर में एवरेज बता रहे हैं दुनिया सेंट्रल बैंक सेट वो क्या था ठीक 2018 में ये था आपका सॉरी प्लस इंटरेस्ट रेट 2.3% और ये कम हुआ 2019 2.1 2020 में दे went further down 0.5 which is when they wanted to really throw in the stimulus जो आप अभी बात करने वाले थे ठीक है मगर इससे फिर पिवट होने लग गया they started gently easing it. इन्फ्लेशन बढ़ना स्टार्ट हुई ना पहले तो आप को वो भी तो हो गया साथ में वेल सो पहले तो आपकी 2021 में रिकवरी आ रही थी ना सो द सेकंड फिर बर्बाद हो गई बिकॉज रशिया आ गया ना रशिया यूक्रेन आ गया भाई let me just get to that so business recovery central banks are always very cautious when it comes to lowering interest rate because they fear hyperinflation that is their biggest issue hyperinflation leads to bank runs which is a डिस्ट्रक्शन ऑफ पूरा आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा राइट उनको सबसे बड़ी टेंशन ये होती है भाई लोग अपने डिपॉजिट मांगने भागने तो नहीं आ देंगे कि मुझे कैश दो या कुछ और दो राइट तो जब बिजनेस रिकवरी होने लगी कि लॉकडाउन के आई थिंक 1 साल बाद ही आपका ये वैक्सीन रोल आउट शुरू हो गया थिंग्स स्टार्टेड ओपनिंग अप from their state of being known stepping outside the house to people at least starting move etc so on and so forth so it went up to 0.8 but then as you said yes the inflation bite back money supply side and also the Ukraine war in 2022 and our inflation was 3.6 which caused impact on the core inflation figures आपकी जो दुनिया की CPI उसकी biggest components and also usually the most fluctuating components are energy and entry transport and food core inflation जिसे कहते हैं yeah sorry core inflation is maybe without food and energy but these are the two most important indicators right and अब वो ऊपर जाने लग गए so they had to slam the brakes right oil and gas became expensive because of UK America supply to the world Ukraine and Russia were both amongst the largest exporters of wheat around the world तो उससे food price inflation भी पाती काफ़ी impact हुई और फिर ये मिडल ईस्ट में टेंशन भी बढ़ गए तो उससे ओवरऑल ग्लोबल यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो गए बिकॉज वो तो फिर पूरी लाइन है गैस का मसला आ गया एनर्जी डिपेंडेंस थी यूके बचा हुआ था नॉर्थ सी ऑयल की थोड़ी बहुत रिजर्व के वहाँ बचे हुए हैं जो 1980s में मार्केट रीजन के पास से गए थे उसके बाद तो फिर अब बाकी जो कंट्रीज हैं वो मोर देन 30-40% जो कि सिग्निफिकेंट परसेंटेज है टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो रशियन गैस से करते थे वो तो फिर आप हमारे सामने काफ़ी सारे इंसिडेंट है ये पूरा चेन रिएक्शन है यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई यस अच्छा तो अगर अरे एस तो यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ उस पॉडकास्ट को क्योंकि थोड़ा समरी बना लेते हैं बिकॉज इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन so we can just pile up what we have said then we move on to the next battle so we discuss about the global debt the reason for the global debt बढ़ने का प्रॉपर्टी 80 होगा 25 से डिस्कस कर लिया इन्फ्लेशन के बारे में बात कर ली इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर ली और इंटरेस्ट रेट पे ही हम अभी हैं कि वो दे स्लैम द ब्रेक्स इन 2022 2023 बट फिर इन्फ्लेशन जब टारगेट के करीब आने लगी अब दे ब्रॉट इट बैक डाउन तो 3.6 वाज द एवरेज इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड वाइड इफ यू जीडीपी वेटेड इन 2022 2023 it was 5.3 मगर फिर टर्निंग पॉइंट या एक द पिवट हैपेंड 2024 5.1 and now 2025 it's 4.2 and is actually significant by the major economies decreasing them right आई थिंक यूरोपियन यूनियन में शायद तो कम हो गई काफी पाकिस्तान में हाँ 0.5 और कम क्या था बेसिकली ये लोग सिग्निफिकेंट कट तो आया था 2022-23 के बाद से यस यस एंड फ्रॉम रिकॉर्ड हाईएस्ट टू नाउ लाइक व्हाट 10.5 तो एंड Japan also America major economies have started to decrease the interest rates because inflation is near target it's still not at target but it's near target और फन फैक्ट ये है जो आपने अभी बात की इसको मैं रखा पर मैं भी बता दूंगा दिस इज मिमिकिंग समथिंग कॉल्ड द स्टैगफ्लेशन दैट स्टार्टेड इन द लेट 70s एंड थ्रूआउट द 80s राइट आफ्टर गोल्ड वाज डीलिंक्ड फ्रॉम द यूएस डॉलर जो हमने बात एंड ऑफ इट डाउन और बेसिकली end of it down what to begin and depression start the dark ages of New York and all US 70s 80s and Thatcherism in UK 70s government started government spending basically इसमें in short to people government spending बहुत कट डाउन हो गई थी दुनिया जहाँ की वेलफेयर स्पेंडिंग हो एजुकेशन स्पेंडिंग हो हेल्थ सो ऑन सो और इस पे एक्चुअली मैं समझता हूँ कि इस पूरे सिस्टम का ना जो ये अभी सिस्टम है फियाट करेंसी वाला इसका जो पहला डेड एंड था ना वो 70s में आ चुका था तो फिर ये रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया रेगन को लॉन्च किया गया बाय द पीपल हु वांटेड प्राइवेट ओनरशिप एंड कंपनी सेंट्रिक कंट्रोल ऑफ यूएस कॉर्पोरेशन से ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी गई और दुनिया चेंज हो गई रेगन के अगर देखें ना वो काफ़ी न्यू लिबरल वाली पॉलिसी तो दुनिया चेंज हुई है 80s में
70 से पहले ड्रामा हो चुका था कि वो 1944 से वो कहते हैं ना कि ड्रामे की एपिसोड अगर आप देखें तो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था ये शायद काशी साहब के साथ था कि डिस्कस 1907 में डिप्रेशन आया फिर जीपी मॉर्गन ने बताया वो सारी कहानी तो मतलब पहली एपिसोड आई थिंक हो चुकी सेकंड एपिसोड अभी हम चल रही है और सेकंड एपिसोड अब यहाँ दी एंड में चल रही है 38 ट्रिलियन डेट हो गया यूएसए का। अच्छा सलमान हमने डेट इंटरेस्ट इन्फ्लेशन कोविड के से पहले क्या था कोविड की बात का क्या हुआ व्हाट आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यू कैन टेल अस अबाउट। Sure. The next one, which is now, as you notice, I'm trying to go to root causes in most cases. Yeah. That directly related to the interest rate is something that central banks are monitoring, and that's how they pretty much make their decision on interest rates. वो है money supply. In specific, M2. M2 को कहते हैं broad money. ठीक? तीन major types of money होते हैं. We're not talking about low powered, sorry, M3, M4 is, I won't get the details, but एक होता है monetary base, जो central bank की issuance होती है. फिर एक होता है M1, which is money in circulation with the, wait, cut this out. You want trying to say Fuck it, cut this out. We're just talking about M2. M2 is largely is referred to as broad money. Can we hold and edit this? yeah. Okay. Okay Salman we have discussed multiple factors before COVID क्या थे after COVID क्या थे कोविड से पहले के हालात थे एज फार एज इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट पब्लिक डेट ग्लोबल डेट उसके क्या रीजन है बढ़ने के जो भी प्रेशर है ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली व्हाट अदर फैक्टर्स यू कैन वांट टू टॉक अबाउट कोविड से पहले और अब तक जो सिचुएशन। ठीक तो आखिरी मोस्ट कंसर्न फैक्टर जो जिसकी मैं बात करूंगा विच इज़ एक्चुअली द डिटर्मिनेंट फॉर सेंट्रल बैंक डिसीजंस फॉर इंटरेस्ट रेट्स। ओके मतलब आप कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक के डिसीजंस थे इंटरेस्ट रेट को ऊपर या नीचे करने के वो बेस्ड और डिसीजन किस चीज़ बेसिस थे बेस्ड थ्री लार्जली समथिंग कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है मनी से सप्लाई की बहुत सारी एग्जाम है मॉनिटरी बेस है वन हाई पावर्ड मनी है आई वोंट गेट इनटू दैट आई विल गो इनटू द वन दैट इज द वन ऑफ मोस्ट कंसर्न विच इज M2। M2 के अंदर आपका कैश आ जाता है और आपने उस कैश को लेकर किसी बैंक या फिनटेक या किसी एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डाला तो उसका डिपॉजिट भी काउंट होगा एंड देन एनी रिटर्न ऑन दैट सेविंग्स अगर आपने बनाया तो उसकी भी ठीक है। एक तो वो हो गया मनी सप्लाई का पार्ट के वो पैसा यही डॉट कैश है और जो आपने डाला हुआ इन्वेस्ट किया बिल्कुल और उसका जो से अगर आपने सेविंग किया है उस पर रिटर्न जो है मिसाल के तौर पे आपने अगर सेविंग अकाउंट डाले सेविंग अकाउंट है DDR है टी बिल PIB खरीदा है मनी मार्केट फंड में डाला है ये सब इसमें इंक्लूड होता है विच इज बेसिकली कॉल्ड ब्रॉड मनी। ठीक है सेंट्रल बैंक्स यूज दिस टर्म टू कॉल इट ब्रॉड मनी बिकॉज इट encapsulates a certain portion of the economy really well which reflects liquidity ओवरऑल लिक्विडिटी। अब अगर आप इसको एक एग्जांपल में देखना चाहें तो आप सोचें कि अगर आपकी इकोनॉमी एक खाली पूल सम पूल यू अंडरस्टैंड से मिनट राइट अगर खाली पूल है तो उसके अंदर आप कितना पानी डाल रहे हैं जितना पानी डालेंगे उतना इज यू नो इट मींस दैट बिजनेस एक्टिविटी कैन हैपन। कुछ ज़्यादा डालेंगे तो लहरें ऑल दैट तूफान भी हो सकता है द तूफान ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत कम डालेंगे तो मतलब पिछले से बिल्कुल थैंक यू वेरी मच। तो this is the figure that most central banks look at or now starting off from 2018 I'll talk about the growth rate year on year कि उस साल में previous year से मनी सप्लाई दुनिया की जो थी M2 जो थी वो कितनी बढ़ी 2018 में वो 6.1 बढ़ा था। ठीक है एंड दिस अगेन इज फ्रॉम द पैराडाइम शिफ्ट ऑफ 2008 वेल सीमिंगली जब रिसेशन हुआ 2008 में हमने दुनिया ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एड्रेस करने के बजाय we just try to sweep it under the rug। वो एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया अगेन स्टिमुलस तभी वर्क नहीं कर रहा क्योंकि जाहिर सी बात है स्टिमुलस इज डिपेंडेंट ऑन पानी डालोगे कोई तैरेगा तभी तो यू नो फलेगा कुछ राइट। So it depends on innovation, it depends on real economies, real production right and it depends on not just production capacity but also the efficiency affiliated with it। अब efficiency का एस्पेक्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स की जैसे आजकल बहुत बात हुई है इकोनॉमी में सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स की बहुत बात हुई है तो क्या 2018 में ये था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट ऑफ द मनी सप्लाई ग्लोबल 6.1। ठीक 2019 दैट इंक्रीज टू फर्दर 6.5। अभी तक कोरोना हुआ नहीं है। ठीक है दिस इज जस्ट स्टिकी मनी सप्लाई ग्रोथ के वे एडिक्टेड टू मनी सप्लाई मोर पानी पीछते रहोगे मैं तैर लूँगा किसी तरह तैर लूँगा। लेट्स दी एग्जाम्पल आपके इस दिमाग में अगर कोई पिक्चर आप बना रहे 2022 Corona came in, it rose to 24.5% globally. And of course, a major chunk of this would be the American money printing machine, right? Now, what's funny is, it says just 24.5, but another statistic is that by 2021,
60% of all of dollars were printed after COVID. after COVID. So I don't know how the math works out. Maybe the formulation is such, but by 2021, this money supply growth was down to 12.3%. But अगर आप cumulative देख लें, तो roughly total about 140% from 2022 onwards, right? So that shows 40% increase. So maybe it was that. But again, that 40% increase is the global money supply increase. All other central banks also increased there. So maybe that 60% of the US dollar is within that. Because of course, money supply जो होती है ज़्यादातर आपकी economy में ही रहती है. It's not that, I mean, there is exchange, of course. But overall money supply is not determined by China कितना print कर रहा है. आपकी economy, आपके central bank की decision पे depend करेगा. So I guess because this is an average, the money supply is an average of the global monetary growth, M2 growth rate. Come 2022 is when it pivoted. Right? This is the famous pivot of what we are calling in economist circles the Great Contraction. Yes, 29 was Great Depression, this is the Great Contraction. जो आपने excess liquidity 2008 onward से print कर रहे हो, और फिर कोरोना में तो आपने और भी कितना print कर दिया, उसको अब आप कैसे absorb करेंगे, राइट? सेफली absorb करेंगे ताकि businesses का drawdown जो होगा, unemployment जो होगी वो ऐसी होगी कि society बिल्कुल कंबल ना हो जाए, profits रहें, production रहे, etc. efficiency भी increase करें because we can't use too much of the planet's resources, मगर ऐसा करें कि अब गुर्बत ना बढ़े, unemployment ना बढ़े, ये सब चीज़ें that matter to us, ठीक है? ये pivot आया 2023 में, this pivot went even further, it went into negative 1.5. Global money supply in 2023 actually contracted overall. It decreased for the first time. But lo and behold, despite this inflation frenzy, the pivot didn't last for too much, right? Because despite the contraction right out of 2021, from 2023 by negative 1.5, in 2024 it goes back up to 2.1 positive directly. ठीक है. And last year last year it's gone up to 4.3. So it's seemingly कि अगर एक picture paint कर दूँ, the global economy is like a car going up a mountain and there's the edge of a cliff. We were driving very fast and then we decided to make a contraction. We decelerated, we slowed down. Okay, let's prevent this, implosion of the bond market globally. And then अचानक से like, okay, no, let's keep going again. Because as you can see, the year-on-year growth rate of M2 is going back up. चलो खैर, अच्छा सलमान, आपने काफ़ी सारी बातें की और काफ़ी सारे आपने चीज़ें बताई, काफ़ी सारे इकोनॉमिक मेजर आपने बताए, आपने डेट का बताया, आपने डेट बढ़ने की वजह बताई, आपने इंटरेस्ट रेट का बताया, हमने ये भी डिस्कस किया कि मनी सप्लाई, कोविड हुआ, कोविड का सब बैंक बंद हो गए, कंपनियां बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, मसले हो गए, लोग मूवमेंट नहीं कर पाए, इकॉनमी डाउन हो गई. इकॉनमी को बचाने से पहले आपने सिचुएशन बता दी कितना डेट खड़ा हुआ था, उसके बाद कितना डेट बढ़ गया, कितनी इन्फ्लेशन हो गई, क्या क्या चीज़ें हो गई, मल्टीपल चीज़ें आपने बता दी जो मल्टीपल चीज़ें थी. और उसके अंदर हमने फर्दर डिस्कस करते करते हम लोग इस चीज़ पे आ गए कि अब आपने जो लास्ट फैक्टर बताया दैट इज़ मनी सप्लाई. तो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, जो स्पेशली मेरा जो पर्पज़ है इस तरह की वीडियोस बनाने का, वो यही है कि देखें, अल्लाह ने जो करेंसी दी है इंसानों को, दैट इज़ गोल्ड एंड सिल्वर. और जब भी इंसान अल्लाह के किसी भी काम में, नेचर्स के किसी भी काम में उंगली करेगा और अपना मतलब निकालेगा कि उसको अपने जो लालची मकासद है उसको अचीव कर सके, तो उसमें हमेशा से बर्बादी ही लिखी जाएगी. 2008 में भी आपके सामने एक कैसेज आया और उस टाइम भी अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट छापे. अभी दोबारा कैसेज आए, कोविड के टाइम दोबारा नोट छापे. नोट इतने छाप दिए कि मनी सप्लाई बढ़ा दी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, हाइपर इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई दुनिया भर में हुई नहीं है, उसका क्लियर है. अब तो उसका फिर भी महंगाई तो फिर भी दुनिया भर में हुई है. मैं ये नहीं कह रहा कि हाइपर हो गई है, बट ये है कि बहुत महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है. आम आदमी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, बिकॉज ग्लोबली वेज रेट जो है वो बढ़ नहीं पा रहा. उसमें में वो पूरी कॉर्पोरेशन इंगेज्ड हैं, ट्रेड यूनियंस बर्बाद हैं, जो भी आप विजय उसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करती है. तो पॉइंट सारा वो ये कि इस सब चीज़ों को देखते हुए बंदा यही फील करता है कि जितने भी सूट बूट में लोग घूम रहे हैं, जो ये सिस्टम चला रहे हैं, जो हमें बड़े फैंसी लगते हैं, हाँ वो है, वो फेक है, वो फेक है सारा, इट्स ऑल बुलशिट, फुगाजी. हाँ, फुगाजी है. नोट छापे जा रहे हैं, आप तो मनी सप्लाई बढ़ाए जा रहे हैं. मनी सप्लाई ज़्यादा पैसा का अपना इकोनॉमी में ऐसे जैसे किसी पेशेंट के अंदर डाल दो, उसके बॉडी के अंदर, अगर जिससे पता देखा जाए, उसको आदत करा दो कि इकॉनमी को या आम आदमी को ज़्यादा पैसा है, बड़ा ईजी है पैसा कमाना. 2008 में इन्होंने अलर्ट ड्रावा किया, 2008 में इन्होंने कुत्ता बिल्ली बदले किसी सलाम पे घर बना दिया, हर किसी को लोन दे रहे हैं. जो लोन लेने का जो रिक्वायरमेंट्स होती है, अब तो आखिर में वही जोक बन गया था कि 2008 में यूएसए में लाइक बिफोर 2008 भी कैसेस आए थे, ये जो मनी बैक सिक्योरिटी और ये जो रियल स्टेट वाले जो मसले थे वहाँ पे, हाउसिंग क्राइसिस वाले, उसमें आखिर में बड़ा जोक बन गया था कि आपको सांस भी आ रहा है ना, इफ यू गेट दिस ब्रीथ, आपको लोन दे सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली.
तो इस तरह मतलब सबको कोकेन का आदि दिलाने का, मनी सप्लाई का आदि दिलाने का, या पैसे की अवेलेबिलिटी इतनी आसान कर ली इंसान के लिए कि उसको एक चंगल में फंसा दिया गया इस सिस्टम ने। ये बड़ा एक वो है। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये से लेट्स जो और बातें की वो तुमने कर ली, बड़ी व्हाट योर ओवरऑल ओपिनियन? Yes, it's a money. So how devilish this system is? Yes, so it's basically a money supply addiction. And जैसे हमने refer किया, I mean, I guess is a good example, but I would prefer that we edit that out. Oh, like bad चीज है ना, bad चीज वो You could have said anything. similar no issue. There's no, I have an issue with this. Edit that fucking word out, motherfucker. I don't want, my people are, relatives are going to want. Okay, okay. You can decide cigarettes, whatever, what you were saying without that bit makes sense. तो यस, आप सही हैं, आप सही कह रहे हैं, ये एक एडिक्शन तो है। और मैं कहूँगा इसे मनी सप्लाई एडिक्शन है, ठीक है, कि एक्साइज प्रिंटिंग इज़ अ कंसर्न, स्पेशली इफ जैसे हमारा जो पिछले 50 साल का पैराडाइम है, विच इज़ के नो करेंसी, नो फिएट करेंसी इज़ बैक्ड बाय एनीथिंग। उस ये क्या कहते हैं, निक्सन के जो भी 71 की डीलिंग जो किया था डॉलर्स को, बिल्कुल, तो अप टिल देन आई थिंक इट वाज कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर दुनिया जहाँ की सारी करेंसीज पेग टू डॉलर थी और डॉलर गोल्ड से पैक गोल्ड से बैक था, ठीक है। तो उसका आपकी करेंसीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ रियल बैकिंग था, समथिंग टेंजिबल, और यू कुड से दैट यू ओन समथिंग और द अदर व्हिच इज सेलेबल इन द मार्केट। But since that delinking has happened, it just means as long as you can do accounting fudgery or I don't know, some kind of finance magic, you can make from nothing, you can make money, right? And that is the poison or the drug or the addiction that you have highlighted. ये बिल्कुल सही है, और इसका अंजाम तकरीबन किसी को नहीं पता। इकोनॉमिस्ट चीज़ें कहते रहते हैं, फाइनेंस के गुरुज बहुत चीज़ें कह रहे हैं, and no one particularly knows how it can happen, but we are hoping, at least the global awam is hoping, कि एक ग्लोबल रीसेट होगा, और ये एक सेफ रीसेट होगा। ये टेक्टोनिक शिफ्ट जैसा रीसेट नहीं होगा जैसे 2008 का था, विच डिडंट रियली फिक्स एनीथिंग, मगर उसका आपका आउट है, तो आप हम दोनों को याद है। ये वाला रीसेट तो ये वैसे रीसेट नहीं होगा। फनी है, मैं आपको एग्जांपल दूं, आप ये सुनो 2008 में मदरबोर्ड जल गया था, नया मदरबोर्ड लगा दिया, इस दफ़ा क्या होगा ना, सिस्टम ही जल जाएगा, वो पीसी खत्म हो जाएगा, हो सकता है, या वो बेसिकली जो पीसी की बॉडी होती है वही वही जल जाएगी, तो आप 3310 पे आ जाए जी। तो नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा क्रिप्टो से किस तरह अमेरिका अपना कर्जा चुकाने वाला है, जो ये रूबी थ्योरी जर्नी सर, इसके ऊपर हम बात करेंगे, और डिसाइड और जनरेट 2030 के ऊपर। Thank you so much, Salman, for coming to the podcast today. We had a very good discussion. We are going to keep on discussing these very topics. कुछ लोगों को शायद ही पॉडकास्ट हमारी बहुत टेक्निकल या बहुत थोड़ी शुरू में बोरिंग लगे, बट आप देखते रहें, इवेंचुअली आपको मत से समझ आ जाएगा हम ये बातें क्यों करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शोइंग योर लव। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।